साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय के समकालीन पूरे भारत में अनेक विश्वविद्यालय थे, किंतु विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्धि ये प्रश्न बड़ा ही सरल है, किंतु इसका उत्तर उतना ही जटिल है। साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय इतनी प्रसिद्धि क्यों लिए हुए था, इसको समझने के लिए हमें समकालीन विश्वविद्यालयों के बारे में न्यूनाधिक समझ होनी चाहिए। साथियों, जब हम नालंदा विश्वविद्यालय के समकालीन विश्वविद्यालयों की बात करते हैं तो कई चीज़ें ऐसे सामने निकल कर आती हैं जो नालंदा विश्वविद्यालय को समकालीन विश्वविद्यालयों से निश्चित रूप से अलग किया करती हैं। सबसे पहले मैं बताने का प्रयास करना चाहूँगा कि नालंदा विश्वविद्यालय किन चीज़ों में अन्य विश्वविद्यालयों से भिन्न था। ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी बातें हैं, कौन सी ऐसी शिक्षण व्यवस्थाएं हैं जो इसे अन्य विश्वविद्यालयों से पूरी तरह से अलग करती हैं। साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी बात ये थी बहुआयामी एवं असांप्रदायिकता लिए हुए था। यद्यपि तक्षशिला विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम बहुआयामी व विविधता लिए हुए था, किंतु तक्षशिला विश्वविद्यालय इस समय लगभग पतन की ओर था। नालंदा विश्वविद्यालय में आर.एस. शर्मा के अनुसार यद्यपि बौद्ध धर्म के प्रभाव से यह स्थापित हुआ, किंतु यहाँ अध्ययन के लिए जो विषय निर्धारित किए गए थे उनमें महायान संप्रदाय विशेष के अतिरिक्त बौद्ध धर्म के 18 संप्रदायों से संबंधित, साथ ही में योग शास्त्र, तंत्र विधा, आयुर्वेद, सांख्य दर्शन, चतुर्दश विधा जिसमें वेद, वेदांग, पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, इनके अतिरिक्त एकायन विधा जिसे हम नीति शास्त्र कहते हैं, वाक्य विधा जिसे हम हेतु विधा या तर्क शास्त्र कहते हैं, दंड नीति, आन्वीक्षिकी जिसे हम दर्शन कहते हैं, व्याकरण, सर्प विधा, इन सब विषयों का एक तरह से यहाँ अध्ययन किया जाता था। स्वतंत्र रूप से यहाँ तर्कशास्त्र और गणित का अध्ययन विशेष रूप से किया जाता था, जो अन्य विश्वविद्यालयों में
एक दुर्लभ बात थी। इसके अतिरिक्त यद्यपि हम ये भी कहना चाहेंगे कि इस विश्वविद्यालय में ही नहीं, तक्षशिला, कांची, ताम्रलिप्ति ये शिक्षा के केंद्र भी अपनी गैर सांप्रदायिक शिक्षण व्यवस्था के लिए जाने गए थे, लेकिन नालंदा इनसे कहीं ऊपर था। दूसरा एक बड़ा कारण इसकी प्रसिद्धि का ये कह सकते हैं कि नालंदा राजनीतिक सत्ता के केंद्र, पूरे भारत का जो राजनीतिक सत्ता का केंद्र पाटलिपुत्र हुआ करता था, उसके आसपास इसका स्थापित होना तथा समय समय पर इसे सर्वाधिक रूप से राजकीय संरक्षण मिलना इसकी प्रसिद्धि का एक अन्यतर कारण है। प्राचीन काल में सर्वाधिक राजकीय संरक्षण लंबे समय तक के समय नालंदा विश्वविद्यालय के संचालन के लिए लगभग 100 गांवों का या 100 गांवों की आय निश्चित की गई थी। चीनी यात्री इत्सिंग इसे 200 गांवों की आय बताता है। इससे भी नालंदा विश्वविद्यालय काफ़ी आगे बढ़ा, काफ़ी लोकप्रिय हुआ। तीसरी बात ये थी कि नालंदा विश्वविद्यालय में निःशुल्क शिक्षा, भोजन और आवास की सुविधा का होना अपने आप में एक सबसे बड़ा कारण प्रतीत होता है। साथियों, निःशुल्क शिक्षा के साथ निःशुल्क भोजन, निःशुल्क आवास, इस तरह की व्यवस्था उस समय पूरे विश्व में कहीं भी नहीं थी। यही कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण रहा होगा कि देश विदेश के लोगों को ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों के लिए आकर्षण का एक बड़ा कारण रहा होगा। इस तरह की व्यवस्था भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में उस समय नहीं थी। केवल नालंदा विश्वविद्यालय इस तरह की सुविधाओं को लिए हुए था। विश्वविद्यालय में रात्रिकालीन शिक्षण व्यवस्था की भी सुव्यवस्थित रूप से तैयारियां की गई थी, या यूं कहें कि रात्रिकालीन शिक्षण व्यवस्था भी नालंदा में हुआ करता था। यद्यपि तक्षशिला में भी इस तरह की व्यवस्था थी, लेकिन तक्षशिला उस समय पतन की ओर था। नालंदा के विभिन्न आचार्य विद्वानों द्वारा उदार शिक्षण पद्धति के साथ साथ मध्य एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया में समय समय पर भारतीय संस्कृति का प्रचार वगैरह करना, जिससे वहाँ के लोगों द्वारा इसका और अत्यधिक आकर्षण बढ़ गया। नालंदा के विद्वान शांति रक्षित, कमलशील, कुमारजी, प्रभामित्र, जिनमित्र, गुणमित्र, ये विद्वान दक्षिण पूर्व एशिया व मध्य एशिया की ओर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए जाते हैं और वहाँ से लोग आकर्षित ढंग से नालंदा में
प्रवेश लेते हैं। विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार और वहाँ फैलना या वहाँ भारतीय संस्कृति को फैलाने में एक बड़ा कारण ये भी रहा होगा कि उस समय विश्व में गिने चुने विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु प्रतियोगितात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया था और यही प्रतियोगितात्मक दृष्टिकोण न केवल भारतीयों को अपितु विदेशियों को भी नालंदा की ओर खींचता है। विशेष रूप से तिब्बत और चीन में तो पहले से ही प्रतियोगिता प्रणाली शुरू हो चुकी थी। वे भली भांति प्रतियोगिता के महत्व को समझते थे, तो निश्चित रूप से वो इस तरह के शिक्षण संस्थान की ओर आकर्षित हुए होंगे। अतः प्रतियोगितात्मक दृष्टिकोण भी कहीं ना कहीं नालंदा को अन्य शिक्षण संस्थाओं से अलग करता है। नालंदा में आध्यात्मिक व भौतिक शिक्षण व्यवस्था के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन पर भी विशेष ध्यान दिया गया। टेक्निकल एजुकेशन की बात करें तो हम भली भांति जानते हैं, विदर्भ में जन्मा नागार्जुन कुषाण काल में प्रसिद्ध विद्वान और बौद्ध भिक्षु था। यद्यपि नागार्जुन का समय नालंदा विश्वविद्यालय से पूर्व का था, लेकिन कहीं ना कहीं ये परंपरा रही होगी, इस तरह की नालंदा में तकनीकी रही होगी, जो कालांतर में विश्वविद्यालय के शिक्षण या अध्यापन कार्य में भी इसे शामिल कर लिया गया होगा। विद्यार्थियों, साथियों, यहाँ की शिक्षण व्यवस्था का जो वैज्ञानिक आधार है, इतने बड़े सार्वभौमिक रूप से हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। यहाँ का विशाल पुस्तकालय धर्मयज्ञ के नाम से जाना गया, जिसमें रत्न सागर, रत्न रंजक, रत्नोदधि शाखाएं थी। इतिहासकारों का मानना है कि लाखों पुस्तकें इसमें हुआ करती थी। अकेला इत्सिंग नामक चीनी यात्री यहाँ से करीब 450 से अधिक पांडुलिपियाँ तैयार करके अपने साथ लेकर जाता है। एक बड़ा कारण नालंदा विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि का ये भी हो सकता है कि संस्कृत के साथ साथ यहाँ शिक्षण कार्य होता होगा। जिससे इसका और अधिक दृष्टिकोण व्यापक हुआ। तो हमें कहीं ना कहीं ये ध्यान देना चाहिए कि ये 4-5 बड़े जो कारण हैं, चाहे वो सत्ता का केंद्र के निकट होना,
या फिर विशेष रूप से निःशुल्क शिक्षा तथा भोजन एवं आवास की सुविधा का होना, लंबे समय तक राजकीय संरक्षण मिलना, बहुआयामी एवं असांप्रदायिक पाठ्यक्रम का होना, रात्रिकालीन शिक्षण व्यवस्था का होना, विद्वानों द्वारा मध्य एशिया व दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार होना, प्रवेशिका हेतु प्रतियोगितात्मक दृष्टिकोण का होना, तकनीकी शिक्षा का होना, विशालकाय पुस्तकालय का होना, ये सब बातें नालंदा विश्वविद्यालय को अन्य विश्वविद्यालयों से अलग करती हैं। उदाहरण के लिए आपको समकालीन विश्वविद्यालयों के बारे में संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूँगा। वल्लभी विश्वविद्यालय, यद्यपि आर.एस. शर्मा इसे नालंदा विश्वविद्यालय के समय स्थापित बड़े ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में इसका नाम लेते हैं, लेकिन इसका हीनयान संप्रदाय के ऊपर विशेष केंद्र था, या ये कहें सांप्रदायिक दृष्टिकोण लिए हुए था। ये था जगदल, तिलाडक, फलरी, विक्रमशिला, ओदंतपुरी, सोमपुर, ये पूरी तरह से सांप्रदायिक शिक्षण केंद्र थे। हुएनसांग और इत्सिंग, जगदल, तिलाडक, फलरी, ओदंतपुरी, सोमपुर, इनको बौद्ध शिक्षण का केंद्र मानते हैं, विशेष रूप से तिलाडक, फलरी और जगदल को। पाल वंश के शासक गोपाल द्वारा स्थापित ओदंतपुरी भी बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। ताम्रलिप्ति यद्यपि असांप्रदायिक शिक्षण केंद्र था, लेकिन नालंदा की तरह वो प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं हुआ था। जो कई बातें ऐसी थी जो नालंदा में पूरी तरह से स्थापित थी, वो ताम्रलिप्ति में नहीं थी, जिनका विवरण थोड़ी देर पहले ही मैंने दिया है। नालंदा विश्वविद्यालय के एक बहुत बड़े विद्वान धर्मपाल कांची में अध्ययन करते हैं और नालंदा विश्वविद्यालय में वो कुलपति भी बनते हैं। ये भी नालंदा को गैर सांप्रदायिक दृष्टि से देखने का एक दृष्टांत प्रतीत होता है। अतः इन सब कारणों को समेकित दृष्टि से हम देखते हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय वास्तव में उस समय पूरे विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। यही कारण है कि नालंदा को विश्वविद्यालयों का विश्वविद्यालय तथा A.S. अल्टेकर ने व अन्य कई इतिहासकारों ने इसे एशिया का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय नाम दिया है, जो कि उचित प्रतीत होता है। धन्यवाद।